स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पिछली क्लास में जो पढ़ रहे थे वो परमाणु त्रिज्या के बारे में पढ़ रहे थे। परमाणु त्रिज्या किस प्रकार आवर्त सारणी में परिवर्तित होती है उसके बारे में। अपन ओनली बात कर रहे हैं 10th क्लास तक लेवल की, क्योंकि परमाणु त्रिज्या को जो हायर क्लास जो होती है उनमें किस आधार पर समझाया जाता है, जैसे अपन जो बता रहे हैं उस आधार पर नहीं समझाया जाता है, क्योंकि जो बाह्यतम कोश जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होती है, उनका पथ क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। तो इस कारण से ये जो 10th क्लास में अर्थात अपन ने जो परमाणु त्रिज्या की जो परिभाषा दी कैसी कि नाभिक से बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है या बाह्यतम कोश के मध्य की जो दूरी है उसे ही क्या कहा जाता है, परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। परंतु बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या जो इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट करते हैं उनका पथ क्या होता है, निश्चित नहीं है। इसलिए अपन इस परिभाषा को 10th तक ही दी जाती है। उसके बाद में तो उसको किसके आधार पर, सहसंयोजक त्रिज्या है, वंडरवाल त्रिज्या है, धात्विक त्रिज्या है, इस आधार पर समझाया जाता है। तो अपन बात कर रहे हैं ओनली 10th क्लास तक के लिए। तो अपन ने कल बात की परमाणु त्रिज्या के बारे में। तो परमाणु त्रिज्या आवर्त सारणी में किस प्रकार परिवर्तित होती है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि कोषों की संख्या तो निश्चित है, अर्थात कोषों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परंतु जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या बढ़ता जाएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता जाता है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता जाता है तो नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन जो है उनको खींचने की पावर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जैसे ही पावर बढ़ेगी तो वो खींचकर कहाँ जाएगा, नजदीक आएगा, जिसके कारण आकार में क्या होगी, कमी होती है। जबकि वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग में क्या होता है कि वर्ग जो है उसमें ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में क्या होगा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है किसमें, वर्ग में। क्यों बढ़ता है? क्योंकि वर्ग में ऊपर से जाने पर कोषों की संख्या में अपन ने कल देखा था, जैसे 1s आया, फिर 2s 1 आया, फिर 3s 1 आया, फिर 4s 1 आया। तो बाह्यतम कोश की नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। और इंक्रीज होगी तो आकार में क्या होगी, कमी होगी, नहीं होगी, आकार क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सॉरी आकार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्यों? कोषों की संख्या बढ़ती है और कोषों की संख्या बढ़ेगी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा, कम होगा। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, जितना नाभिक के पास होगा बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉन उस पर प्रभावी नाभिकीय आवेश उतना ही ज्यादा होगा, और जितनी नाभिक से दूरी होगी उतना ही प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा, कम होगा। आज हम बात करने वाले हैं आयनिक त्रिज्या की। आयनिक त्रिज्या, अब देखो यहाँ पर आयनिक त्रिज्या का मतलब क्या होगा कि जो आयंस होते हैं उन आयंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो बाह्यतम कोश के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं तो नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है वही क्या कहलाएगी, आयनिक त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ पर आयंस कितने प्रकार के होंगे, पहली बात तो 2 प्रकार के, एक धनायन होगा और एक होगा ऋणायन। अब देखो धनायन तो कब बनता है और ऋणायन कब बनता है, इस बात को किसी जो परमाणु जो होता है उस परमाणु में के अगर बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अब देखो यहाँ पर एक चीज को समझते हैं कि धनायन कब बन रहा है, ऋणायन कब बनता है। जैसे मान लो कि ये कौन है, नाभिक, ये कौन है, नाभिक। नाभिक के अंदर कौन पाया जा रहा है, प्रोटॉन। ये क्या है, घर का सबसे अंदर का कमरा है, उसके बाहर का कमरा ये है, उसके बाहर का कमरा ये, और सबसे बाहर का कमरा ये। अब इनमें कौन है, इलेक्ट्रॉन। इनमें कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो अपन इस परमाणु के साथ कोई भी छेड़ाछाड़ी करेंगे तो जो नाभिक जो है, अर्थात नाभिक के अंदर कौन है, प्रोटॉन,
और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा है, धनावेश। तो नाभिक सबसे अंदर ही अंदर है परमाणु में, और बाहर कौन है, इलेक्ट्रॉन। जब भी अपन इसके छेड़छाड़ करते हैं तो बाहर कौन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले जो खतरा आएगा वो किसके ऊपर आएगा, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर खतरा आएगा। अब देखो किसी भी परमाणु उदासीन कब होगा, जैसे मान लो अपन सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। कोई भी परमाणु उदासीन कब होता है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या की बात करते हैं तो प्रोटॉन के ऊपर धनावेश, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी, 11। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 11। होगा नहीं होगा, तो बताओ परमाणु उदासीन होगा। अब अगर इस परमाणु से क्या करूंगा, छेड़ाछाड़ी करता हूं मैं, तो बाहर कौन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। अब सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है यहां से, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 10। प्रोटॉन कितने हैं, 11। प्रोटॉन की संख्या में कोई बदलाव नहीं आता है, तो प्रोटॉन कितने हो गए, 11। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। तो बताओ 10 से तो 10 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, बचेगा 1। क्या बचेगा, प्लस प्रोटॉन बचेगा, नहीं बचेगा। तो बताओ इसके ऊपर कौन सा चार्ज आना चाहिए, +1 आएगा, नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आई क्या। किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलते प्रोटॉनों की जो संख्या जो है वो उतनी है, परंतु यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से ये इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज होने से कौन सा आवेश आ गया, धनावेश। कौन सा आवेश आया, धनावेश। जबकि अगर ऋणायन की बात करते हैं, अगर मान लो यही ऋणायन में होता, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11। अगर एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता, बोलो ये ले लेता, तो ये ले लेता तो यहाँ कितना हो जाते, 12 इलेक्ट्रॉन। और 12 इलेक्ट्रॉन होते ही 11 प्रोटॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ 11 से तो 11 गज कट जाएगा, बचेगा 1 क्या, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश, ऋणावेश। तो बताओ इसके ऊपर कौन सा आवेश आएगा, फिर माइनस आएगा, नहीं आएगा, अरे आएगा क्या। अबे पहली बात तो ये क्लियर हो गई। तो धनावेश तो कब आ रहा है और ऋणावेश कब आ रहा है। धनावेश का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, ऋणावेश का मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पास आ रहे हैं। धनावेश इलेक्ट्रॉन बाहर, ऋणावेश इलेक्ट्रॉन अंदर। क्लियर। अब दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन बाहर अंदर क्यों होते हैं भैया, तो बाहर अंदर क्यों हो गए, क्योंकि स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए, इस प्रकृति में कोई भी चीज अपने स्थायित्व अवस्था में रहना चाहता है। तो अगर इस ये है डस्टर को मैं यहाँ लटका दूंगा तो बताओ इसको छोड़ते ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, नहीं जाएगा। यहाँ छोड़ दूंगा तो ये कहाँ जाएगा, क्यों, क्योंकि इस अवस्था में इसका एनर्जी लेवल क्या बहुत ज्यादा है और इसकी अस्थायी कंडीशन है। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो ये कहाँ जाएगा, स्थायी कंडीशन में जाने की कोशिश करता है। तो ये परमाणु, कोई भी परमाणु जो है जिसका अष्टक पूर्ण नहीं है, तो वो क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। और इसी कारण इलेक्ट्रॉन त्यागने और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से क्या बनते हैं, आयन बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्यों कि स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं या इलेक्ट्रॉनों का साझा किया जाता है। किसको पूर्ण करने के लिए, अष्टक को पूर्ण करने के लिए। या इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं या इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सकते हैं। और इसी के द्वारा किसका निर्माण होता है, ऋणायन और धनायन का निर्माण होता है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। तो ऋणायन धनायन में क्या होगा, जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर, तो कौन सा आयन, धनायन। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर गया है, प्रोटॉन की संख्या क्या हो गई अब ज्यादा। पहले क्या, इलेक्ट्रॉन ये हैं, प्रोटॉन ये हैं, दोनों बराबर है। जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हुई तो ये लेवल क्या हो गया, ज्यादा हो गया, नहीं हो गया अपने आप। तो यहाँ पर कौन सा आवेश, धनावेश। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो कौन सा आवेश, ऋणावेश। ये बात आ गई क्या समझ में। तो पहली बात तो यहाँ पर ऋणायन में क्या होता है कि परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो कौन सा आवेश, ऋणावेश।
और इलेक्ट्रॉन देगा। सीधी सी बात है, मैं कर्जा लेने गया कहीं पर, जैसे मैं कर्जा लेने जाऊंगा तो मेरे को कौन देगा? जो साहूकार होगा वो कर्जा देगा, देगा नहीं देगा। कर्जा मैंने लिया तो मैं क्या होगा? ऋणी। किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा तो वो क्या होगा? ऋण लिया है उसने, तो कौन सा आवेश? ऋणावेश। जिसने दिया है वो क्या धनवान है या नहीं है? अरे होगा कौन? भिखारी तो दान देगा नहीं ना, तो जिसके पास देने के लिए होगा दान वही देगा, और जिसने दान दिया है वो कौन सा आवेश आएगा? धनावेश। तो परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो कौन सा आवेश आएगा? ऋणायन का निर्माण होता है। धनायन में क्या किया जाता है? परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग किया जाता है, क्या किया जाता है? परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता। अब देखो यहां पर किसी परमाणु के, ये क्या है? नाविक। बोलो नाविक। क्या है ये? नाविक। अब ये क्या करेगा? मान लो इसमें एक कोश, दूसरा कोश ये रहा। अब देखो यहां पर क्या, देखो यहां पर भी यही दिखा दूं, ये देख लिया, लो हो गया पूरा। अब सपोज करो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये हो गए 2, यहाँ पर मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, हो गए। अब देखो क्या, देखो मत देखो। अब अगर क्या कर देता हूँ, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, चलो यही हम तो यही मानेंगे, है ना। अब किसी परमाणु द्वारा क्या किया जाएगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। तो बोलो 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? ये रहा भाई, मेरे को ले लेगा। अब ये लेगा, सपोज करो नाविक जो है, इस नाविक के द्वारा इन इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगाया जाएगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश। और प्रभावी नाभिकीय आवेश के द्वारा सपोज करो ये 4 इलेक्ट्रॉनों को पकड़ कर रखा हुआ है, मजबूती से पकड़ के रखा हुआ है, नहीं पकड़ के रखा हुआ है, तो इसकी पकड़ क्या है? मजबूत है या नहीं है? परंतु जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन पहले 4 को पकड़ा हुआ था, अब कितने को पकड़ना पड़ेगा? 5 को पकड़ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? अरे पड़ेगा क्या? अब 5 को पड़ेगा तो बताओ प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। कितना? कम होगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? कि परमाणु द्वारा जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो बाह्यतम कोश में जो नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जो है वो किसके? परमाणु की तुलना में ऋणायन जो होगा उसमें कम होगा। मेरी बात समझ में आई क्या ये बात? तो यहां पर मैं लिख दूं अतः ऋणायन का प्रभावी नाभिकीय आवेश उसके परमाणु, उदासीन परमाणु की तुलना में कम होता है। मेरी बात समझ में आई क्या? क्यों कम हुआ? क्योंकि पहले मान लो सपोज करो ये 4 इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी नाभिकीय आवेश था, अब कितने पे लगेगा? 5 पे लगेगा, नहीं लगेगा? तो पहले की तुलना में क्या होगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होगा, और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होगा तो बताओ आकार ज्यादा होगा, नहीं होगा? होगा। हाँ, जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होगा तो ऋणायन का आकार अपने उदासीन परमाणु की तुलना में कम या ज्यादा? ज्यादा। कारण है प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, ये लिख दी मैंने एक बात। तो एक चीज और लिख देता हूं यहां पर, अतः ऋणायन का आकार, कौन सी कार?
उदासीन, कौन सा सीन, उदासीन परमाणु की तुलना में क्या होगा, ज्यादा। अतः ऋणायन का आकार अपने उदासीन परमाणु की तुलना में ज्यादा होता है या बड़ा होता है। ये बात समझ में आ गई क्या? क्या बताया मैंने अभी कि ऋणायन क्या होगा कि किसी परमाणु के द्वारा बाहर से कोई एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेना ही क्या कहलाएगा, ऋणायन का निर्माण होगा। और ऋणायन जब इलेक्ट्रॉन ले लिया तो बताओ बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, और आने से प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या हो गया, कम हो गया। और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होगा तो आकार बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि समझाइए कि ऋणायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से ज्यादा होता है, क्यों, बता सकते हो? तो यही कंडीशन कहाँ लागू होगी, अब यहाँ पर देखो। अब बात करते हैं अपन कौन से आयन की, धनायन की। कौन सा आयन, धनायन। धनायन में क्या होगा कि धनायन का निर्माण कैसे होता है, परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाता है, त्याग किया जाता है। और जैसे ही परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, बोलो करेगा, करेगा। अब देखो ये रहा नाभिक, ये बाह्यतम कोश, सपोज करो बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ ये एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से त्याग देता है, तो त्यागने के साथ ही ये पहली बात तो इसकी कंडीशन में तो कोश ही खत्म हो गया, और कोश खत्म हो गया तो इस धनायन का आकार तो वैसे ही छोटा हो गया। अगर मान लो यहाँ पर सपोज करो 2 इलेक्ट्रॉन होते, बोलो 2 इलेक्ट्रॉन होते, 2 होते, 2 होते, बोलो 3 होते, 3 होते, तो किसी भी परमाणु, अब मान लो इसमें के एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ये पकड़ा और बाहर निकाल दिया, बाहर निकल गया। अब बाहर निकलने से बताओ इसमें पहले तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को पकड़ कर रख रहा था कौन, नाभिक। नाभिक बोले तो प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब इसमें के एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो बताओ बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, एक इलेक्ट्रॉन। अब बताओ प्रभावी नाभिकीय आवेश किस पे लगेगा, ओनली एक इलेक्ट्रॉन पर। तो इसकी पकड़, किसकी पकड़, नाभिक की पकड़ इन पहले 2 इलेक्ट्रॉन पर थी, और जैसे ही धनायन का निर्माण हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, अब एक इलेक्ट्रॉन। तो बताओ मजबूती किस पे होगी, एक इलेक्ट्रॉन पर होगी। और उसी मजबूती के कारण जो बाह्यतम कोश जो है वो कहाँ आ जाता है, नजदीक आ जाता है, आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे कि धनायन में प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान, अतः ऋणायन का प्रभावी नाभिकीय आवेश अतः कौन सा, अतः धनायन का प्रभावी नाभिकीय आवेश उदासीन परमाणु की तुलना में अधिक होता है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होगा तो बताओ धनायन का आकार, अतः धनायन का आकार या परमाणु त्रिआयनिक धनायन का आकार किससे, उदासीन परमाणु से छोटा होता है। ये बात समझ में आ गई क्या? क्या हुआ, किसी भी परमाणु के द्वारा जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है तो क्या बनता है, धनायन बनता है। जैसे धनायन बनेगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान उदासीन परमाणु की तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा। कारण मैंने समझा दिया क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि पहले क्या कर रहा था, सपोज करो बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन,
एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी नाभिक आवेश का मान लगे तो वो ज्यादा होगा 2 की तुलना में। अगर मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन होता तो एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही क्या हो जाता, एक कोष खत्म हो जाता और एक कोष खत्म होते ही प्रभावी नाभिक आवेश का मान इस पे लिखता तो तब भी क्या होता, आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि समझाइए कि ऋणायन का आकार उदासीन परमाणु से बड़ा होता है, क्यों? समझाइए कि धनायन का आकार उदासीन परमाणु से छोटा होता है, क्यों? मेरी बात समझ में आ गई क्या? दोनों कंडीशन समझ में आ गई क्या? अब यही चीज अपन ने कल देखा है, परमाणु आकार जो है किसमें, आवर्त सारणी में, तो यही चीज किस पे लागू हो जाएगी, आवर्त सारणी में लागू होगा नहीं होगा? क्योंकि आवर्त सारणी में भी जो परमाणु त्रिज्या पढ़नी पड़ी थी वही धनायन और ऋणायन की त्रिज्या होगी नहीं होगी, तो आकार तो उसी आधार पर बदलेगा, अर्थात आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो जैसे धनायन की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, वहां पर धनायन की प्रवृत्ति ऋणायन की तरफ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो ये चीजें अपन को आयनिक त्रिज्या किसे कहते हैं, पहली बात तो आयनिक त्रिज्या किसे कहा जाता है, कोई भी आयन चाहे वो ऋणायन हो चाहे वो धनायन हो के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों और परमाणु के नाभिक के मध्य की जो दूरी है उसे ही क्या कहा जाता है, अर्थात आयनिक अवस्था में चाहे वो धनायन हो चाहे वो ऋणायन हो, तो आयनिक अवस्था में किस पे, नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के मध्य या बाह्यतम कोश के मध्य की दूरी को ही क्या कहा जाता है, आयनिक त्रिज्या कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ गई क्या? ये तो ये थी अपनी दूसरा गुण जो आवर्त सारणी में अपन देख रहे थे, तो आयनिक त्रिज्या। यहाँ पर 2 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें आगे उसके बारे में अपन क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे।